कॉम्पिटिटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आई नई वैकेंसीज़ की। अभी आपको पता है जैसे कि पीआरटी की वैकेंसीज़ जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ है अभी गई हैं, एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सब कुछ प्रोसेस अच्छे से चल रहा है। अभी हाल ही में दोबारा वैकेंसी आई है जो कि आपकी टीजीटी लेवल की है, पीजीटी लेवल की भी है। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएड ही चाहिए, उन सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं और एक मेन क्वेश्चन ये है क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, तो उन सब चीज़ों की भी बात हम इसमें करेंगे। आप देख सकते हैं 69,706 कुल पद निकाले गए हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी सभी को मिला करके हैं 69,706 पद। ठीक है जी, तो काफ़ी पद हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरिए और जॉब लेने का एक कह सकते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, चलिए तो 3 तरह की आपको जॉब्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पहली कैटेगरी आपको क्लास 6 से लेकर के 8 तक की मिलेगी, वर्ग 6 से 8 तक जिसको नाम दिया गया है उसकी बात करेंगे। दूसरी कैटेगरी मिलेगी आपको क्लास 9 और 10 की, ठीक है, उसकी बात करेंगे। और तीसरी कैटेगरी आपको इसके पश्चात मिलने वाली है क्लास 11 और 12 की। ठीक है, तो 3 लेवल पे ये पोस्ट जो है वो जारी की गई है ना। पर्टिकुलरली हर लेवल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आई हैं, अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं वर्ग 6 से 8 तक की, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए जो कुल पद हैं वो आपके 31,982 पद हैं। तो लगभग आप बोल सकते हैं 32,000 पद जो हैं वो मात्र 6 से लेकर के 8 तक की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी पद हैं, बहुत सारे पद हैं। ठीक है, एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए इसमें। और इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। गणित और विज्ञान है एक कैटेगरी इन्होंने रखी है। अगर आप मैथ्स और साइंस से जाना चाहते हैं तो काफ़ी पोस्ट है आपके लिए। ठीक है, इससे जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट है तो उससे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे क्लास 6 से लेकर के 8 तक। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। आरक्षित की अगर बात करें तो ये दिया हुआ है आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए अलग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। ठीक, ये है। और महिलाओं के लिए अलग से दिया हुआ है, महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद हैं वो अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल। ठीक है जी, चलिए पूरे पद हैं। ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से फॉर एग्जांपल ये दिया आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, और आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो अनारक्षित यहाँ पर देख सकते हैं 898, लगभग 900 पोस्ट है आपके लिए। ठीक है, जिसमें आप कम्पीट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए और क्या होने वाला है, बेसिक स्केल पे क्या होने वाला है, बेसिक पे क्या होने वाला है, वेतनमान आप देख सकते हैं। इसका मूल वेतन आपका 28,000 है प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते हैं स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य है। परीक्षामान अवधि आपकी 2 वर्ष की होती है जो कि हर किसी एग्ज़ाम में आप कर दी गई है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो आपको 2 साल स्टार्टिंग का होगा। ठीक है, और आपके काम को एनालाइज किया जाएगा, अगर पाया जाएगा आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात की हमने 6 से लेके 8 तक। ठीक है, हर किसी की एलिजिबिलिटी भी देखेंगे अभी हम पद देख रहे हैं केवल। आप यहाँ देख सकते हैं माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 18,877 पद। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 9 से 10 के लिए, इसमें भी आपके सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, अलग से दिए हुए हैं, ये स्पेशली टीजीटी बोला जाता है। सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बंगला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप पोस्ट वाइज। इसका अगर मूल वेतन की बात करेंगे तो 31,000 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एक अच्छा, एक चीज़ और बता दें, स्पेशल एजुकेटर जिसे आप जानते हैं विशेष विद्यालय अध्यापक, उनके अलग से पद निकाले गए हैं। कक्षा 9 से 10 के लेवल के लिए 270 पद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट की चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे हम। अगर अब हम बात करें कक्षा 11 से 12, ठीक है, इसके लिए जो पद हैं वो आपके हैं 18,577 पद, आप देख सकते हैं कक्षा 11 से 12 तक। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट्स देख लेंगे। सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित। ठीक है, अलग से सबकी जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं। ठीक, नंबर ऑफ़ पोस्ट इसके बगल में है कैटेगरी वाइज, वो आप देख सकते हैं आप।
ठीक, मैं सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को, और इसका जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोटिफिकेशन का, आप ऑफिशियली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने का भी देखेंगे अभी। ठीक है, भौतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो होने वाले हैं। ठीक है जी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, मतलब सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी है वो पीजीटी लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका जो वेतनमान है, मूल वेतन है वो 32,000 है, बाकी जो नियमानुसार दे होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी वैकेंसीज़ की बात। ठीक ठीक है जी, अब इसकी डेट्स क्या रहने वाली हैं, बाकी चीज़ें क्या हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए अर्हता दी गई है, अर्हता अर्थात एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है देख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है भारत का नागरिक हो, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि केवल बिहार वाले ही अप्लाई करेंगे इस जॉब को, बिहार से बाहर के भी हैं, अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, इन शॉर्ट आप इंडिया में कहीं से भी है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, कहीं के भी आप डोमिसाइल्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, चाहे आप कहीं के भी हों, चाहे दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तीनों ही लेवल के लिए, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए, सभी के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो इशू था वो ख़त्म हो चुका है ना। चलिए, बिहार का डोमिसाइल आवश्यक नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, उसके पश्चात आपको प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आप डाइट होनी चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, उन सब की बात हम करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। मध्य विद्यालय अर्थात 6 से 8 के अध्यापक अगर आपको बनना है तो आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए या फिर बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लेवल 2 का जो एग्ज़ाम कराता है कंडक्ट सीटेट वो होना चाहिए, या तो जो बिहार टेट होता है पेपर 2 वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब अपेयरिंग वालों को इसमें अभी अपेयरिंग वालों को लेकर के कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है ना। फिलहाल तो जो नोटिफिकेशन आया उससे यही प्रतीत हो रहा है कि आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए, मतलब आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप माध्यमिक विद्यालय की बात करेंगे अर्थात अगर आप बात करेंगे 9 से 10 की, तो उसके लिए आपके पास जो STET पेपर 1 होता है जो कि बिहार गवर्नमेंट कराती है वो होना चाहिए, इसमें आपको सीटेट नहीं चाहिए। ठीक है, सीटेट नहीं चाहिए, इसमें आपको STET पेपर 1 चाहिए जो कि बिहार गवर्नमेंट कराती है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की बात करेंगे अर्थात PGT लेवल 11वीं और 12वीं की, तो इसमें आपको STET पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं यहाँ पर अच्छे से। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं थोड़ी सी और। विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 से 8 हेतु, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के विषय व निम्न पद होंगे। गणित और विज्ञान विद्यालय, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय, 3 पद इन्होंने रखे हैं। ठीक, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपके पास स्नातक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। किसकी बात हो रही है, 6 से 8, मतलब अगर जस्ट सेकेंड, अगर आपके पास डीएलएड है, ठीक है, अर्थात जिसे आप जेबीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर जिसे आप बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये है, या इसके अलावा यदि आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मतलब इसके लिए आपके इस पोस्ट के लिए जो 6 से 8 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए चाहे आपने डीएलएड किया हो, जेबीटी किया हो, बीटीसी किया हो या बीएड किया हो, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। शर्त यह है कि इसके साथ आपका स्नातक होना चाहिए अर्थात ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपके पास डिप्लोमा है अर्थात डीएलएड है तो स्नातक होना चाहिए इसके साथ। अगर आपके पास बीएड है तो बीएड के साथ आपको 50%, कम से कम 50% के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल आपको करनी है तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर स्नातक में सॉरी, सीज़न चेंज हो रहा है तो खांसी आ रही है कोई नहीं। अगर आपके स्नातक में 50% अंक नहीं है तो स्नातकोत्तर अर्थात एमए में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है जी, तो वो चीज़ देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं आपकी विशेष शिक्षा की, तो आपको इसमें बीएड होना चाहिए, विशेष शिक्षा में मैंडेटरी है, इसमें आपका डाइट जो डीएलएड है वो नहीं चलेगा। ठीक
और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिखा इन्होंने, अगर आप हिंदी या इंग्लिश से जा रहे हैं या संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश भाषा, अगर आपको 6 से 8 के भाषा विषय का शिक्षक बनना है तो आपको स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अर्थात ऑनर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप इंग्लिश से जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से जा रहे हैं, तो आपके पास इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी से जा रहे हैं तो हिंदी ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से संस्कृत से जा रहे हैं तो संस्कृत ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा 6 से 8 के लिए, ये उन्होंने अलग से बोला है। सामाजिक विज्ञान विषय की बात करें तो इन्होंने कहा स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़े हों। ठीक है, तब आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं 6 से 8 के। तीसरा आगे बात करेंगे, यदि आपको 6 से 8 का गणित और विज्ञान का विषय का शिक्षक बनना है तो आपके पास गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पढ़े होने चाहिए। ठीक है, कहाँ पर? एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है जी, चलिए। और जो आपका रिजर्वेशन है वो केवल बिहार के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको मिलेगा। ठीक, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए। तो अलग अलग से इन्होंने दिया हुआ है, इन शॉर्ट मैंने सभी बता दिया आपको। ठीक है, चलिए। एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर, अभी हमने 6 से 8 की बात की है, अगर मैं 9 से 10 की बात करूँ, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। अगर क्लास 9 से 10 की बात करें तो आपका बीएड मैंडेटरी है। अगर मैं 11वीं और 12वीं की बात करूँ, एक सेकेंड, 11वीं और 12वीं की बात करें तो भी बीएड मैंडेटरी है। 9वीं 10वीं में बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। 11वीं 12वीं में बीएड के साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी, अर्थात एमए जिसे आप बोलते हैं, मास्टर्स या, ठीक है, एमकॉम, जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कोर्स होता है। ठीक है जी, तो ये मेन चीज़ है। ठीक, ये सब्जेक्ट वाइज जो भी एलिजिबिलिटी है वो दिया हुआ है, आप अपने विषय के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड करके आराम से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। 50% मेन क्राइटेरिया है, चाहे आप 11वीं 12वीं में हो या ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के हिसाब से आप कर रहे हैं। ठीक, वो सारी चीज़ें हैं। अब इन्होंने प्रशिक्षित अलग से भी दिया हुआ है। ठीक है, अलग से पद बताए हुए हैं इन्होंने। चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें और चीज़ों को देखें, एनालाइज करें, तो सीटेट अपेयरिंग वालों की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है और मांग की जा रही है कि सीटेट जो अपेयरिंग है, ठीक है, उन्हें भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए। है ना। चलिए, फिलहाल हम आयु सीमा देख लेते हैं। जी हाँ, लिखा हुआ है सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि अर्थात 1 अगस्त 2023 होगी। 1 अगस्त 2023 तक आपको सारी जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करनी होगी। फॉर एग्जांपल, पहला ये कह रहे हैं आगे, मध्य विद्यालय के अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षक के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अर्थात पीजीटी के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष होनी चाहिए। तो न्यूनतम बोली इन्होंने। अब मैक्सिमम देख लेते हैं। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित। ठीक है, उपरोक्त सभी पदों के लिए मतलब कि सबको एक साथ लिया इन्होंने। सभी पदों के लिए अधिकतम आयु जो है, पुरुष वर्ग से हैं अगर आप तो 37 वर्ष, अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला है, ठीक है, तो 40 वर्ष, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला हैं तो 42 वर्ष। ठीक है, तो कुल मिलाकर 37 वर्ष अगर आप जनरल में हैं तो 37 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज है वो हो सकती है, इससे ऊपर नहीं चलेगी। और डेट जो है 1 अगस्त 2023 इन्होंने दे दी है। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीज़ें हैं इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या इनकी चयन परीक्षा होने वाली है और क्या सिलेबस होने वाला है, उन सब चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होगी आपकी, वस्तुनिष्ठ होगी, एमसीक्यू बेस्ड होगी, ठीक है, ओएमआर बेस्ड होगी, उन चीज़ों को देख लेते हैं हम। ठीक, इसको मैं आपको अलग से ही, है ना, इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। ये सभी का कॉमन लिखा हुआ है इन्होंने, अभी फिलहाल 6 से 8 का लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालयों के अध्यापकों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा प्रशिक्षक के लिए वर्ग 6 से 8। ठीक है, 6 से 8 के लिए ये जो सिलेबस है ये इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, पहली प्राइमरी का अगर आपको ध्यान होगा तो प्राइमरी के लिए इन्होंने 2 पेपर लिए थे, लेकिन
इस जो अभी आया 6 से 8 के लिए या 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए मात्र एक पेपर होगा आपका, ठीक है। 2 पेपर नहीं देने हैं, एक पेपर होगा, एक ही दिन होगा, 2.5 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा, ठीक है। कैसे कैसे डिवाइड होंगे इसके मार्क्स, उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक। एक ही पेपर होगा, उसके आपके 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे, ठीक। सबसे पहले पार्ट में आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में आपकी देखिए क्या क्या पूछी जाएगी। लैंग्वेज में कॉमन है आपका इंग्लिश, और उसके साथ आप ले सकते हैं हिंदी, उर्दू, बंगला, या हाँ ठीक है, ये 3 ऑप्शन है आपके, ठीक है, ये ले सकते हैं। अंग्रेजी आपका कॉमन रहेगा, इसके साथ हिंदी, उर्दू, बंगला, इन तीनों से एक चूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चन, ठीक है। इस भाग में अर्था कम से कम 30% अनिवार्य है। मतलब कि आपके 9 नंबर आ गए, 30%, 30 का 10% कितना हुआ? बिल्कुल 3 हुआ, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हुआ। तो 9 मार्क्स आपको लाने हैं। मतलब बेसिकली ये क्वालिफाइंग है, जो पार्ट 1 है वो क्वालिफाइंग है। 30 में से 9 नंबर आ गए, आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं अभी मात्र। आगे देखेंगे भाग 2। भाग 2 40 नंबर का होने वाला है, जिसको इन्होंने नाम दिया सामान्य अध्ययन। क्या नाम दिया है? सामान्य अध्ययन, जीएस भी बोल सकते हैं आप, या ठीक है जनरल स्टडीज़ भी बोल सकते हैं। सामान्य अध्ययन नाम दिया इन्होंने, ठीक। अब सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा? सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित यानी मैथ्स आएगी आपकी, ठीक। मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसमें आपकी कह सकते हैं रीजनिंग आएगी, ठीक। सामान्य जागरूकता, जीके आ सकती है, ठीक है, या करंट अफेयर बोल सकते हैं जैसे आप, वो आएगी। सामान्य विज्ञान, ठीक है, साइंस भी आएगी इसमें। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस भी आएगी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भूगोल और पर्यावरण शामिल है, ठीक है, यानी ईवीएस का पार्ट भी आएगा, ज्योग्राफी का पार्ट भी आएगा, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन भी आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिला करके आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 40 नंबर के ही होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे, ठीक है जी। तो 40 नंबर इसके होने वाले हैं। अब भाग 3 देख लेते हैं। भाग 3 में क्या होने वाला है? भाग 3 होगा आपका विषय से संबंधित। उदाहरण के लिए यदि आपका हिंदी विषय है, ठीक है, 6ठी से 8वीं के लिए आप हिंदी टीचर बनने जा रहे हैं, तो हिंदी विषय से आपके क्वेश्चंस होंगे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केवल हिंदी से आपके, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी है, भाग 3 मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। इनमें से केवल एक चुनना है आपको, ठीक है। चलिए, सारे मैंने बता दिया है, तो मतलब 30, 40 और 80, ठीक है, ये हो जाएंगे 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 ही मार्क्स करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 आपका क्वालिफाइंग है, मात्र 9 नंबर लेने हैं आपको, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 9 नंबर करके आना, ठीक है, पूरा करके आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी मैं बताता चलूँ। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है इसमें। तो निश्चिंत होकर के आप अपना पेपर कीजिएगा, ठीक है, कोई भी आपका अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। उदाहरण के लिए यदि आप हिंदी है, हिंदी को उदाहरण के रूप में ले चल रहे हैं, तो हिंदी की बात करेंगे। अगर आप हिंदी विषय से हैं, ठीक है, और आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको हिंदी की जो एनसीईआरटी पुस्तक है 6ठी से 8वीं, वो ज़रूर पढ़ के जानी है, और एससीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो भी ज़रूर पढ़ के जानी है, ठीक है। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, है ना। जो सामान्य अध्ययन का जो 40 नंबर का आएगा, वो आपका एससीईआरटी आधारित होगा। इसमें इन्होंने एनसीईआरटी नहीं लिखा, लेकिन देखिए एससीईआरटी में भी जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो ज़रूर शामिल रहेगा। तो मैं यही कहूँगा 6ठी से 8वीं कम से कम आप एससीईआरटी की पुस्तकें भी देख के जाएँ, स्पेशली एसएसटी की, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ एसएसटी की? क्योंकि इसमें आपका ज्योग्राफी भी आ गया, इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह अभी आपने देखा, इसमें आपका हिस्ट्री भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सभी बुक्स के टू द पॉइंट चीज़ें कराई गई हैं, नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया गया है।
टू द पॉइंट चीज़ों की बात की गई है और एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन के लिए हमारे चैनल से आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप मूल रूप से हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। स्पेशली मैं सही बताऊँ तो मैंने यूसी नेट की जो कक्षाएँ हैं वो प्रारंभ की हुई हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चन यूसी नेट में ही आएंगे, एक लेवल ऊपर है वो, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसकी तैयारी कर ली है ना, क्योंकि वहाँ का जो सिलेबस है ना, वो एक लेवल ऊपर का है, ठीक है। उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी आपने निकाल के तैयारी कर ली तो आपका ये एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी जल्दी जल्दी कवर अप कराने की, ठीक। लेकिन एसएसटी के लिए तो जीके के लिए आप डायरेक्टली रूप से हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और टुडे इन हिस्ट्री सीरीज़ है जो कि हम चलाते हैं, ठीक है। वर्तमान दिन में इतिहास में क्या घटनाएं घटी थी उसकी चर्चा हम करते हैं और सीधा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी की चर्चा करते हैं हम, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं टुडे इन हिस्ट्री, है ना, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये तो हमने बात की कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की, है ना। अभी हम बात कर लेते हैं कक्षा 9 से लेकर के 10 तक की, ठीक है। इसका भी जो सिलेबस है वो लगभग पूरा, लगभग क्या मैं बोलूँ, पूरा ही सेम है, ठीक है। 150 नंबर का है ये भी, 30, 40 और 80 में बटा हुआ है ये भी। भाग 1 30 है, भाषा ही है। भाग 2 40 है, सामान्य अध्ययन। भाग 3 80 नंबर का आएगा, विषय से संबंधित, ठीक है। सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें हैं, सिलेबस का एक लेवल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आप देखेंगे, देखिए इन्होंने देखो ये देखिए लिखा है, देखो उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। इन्होंने लिख दिया साफ साफ एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, ठीक है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है, इससे भी संबंधित होंगे। तो जो आपके 9th और 10th वाले हैं वो एनसीईआरटी पुस्तकें बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ, एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी एग्जाम का आधार है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल आप करके जाइए, चाहे सामने वाला बोले ना बोले, है ना, एनसीईआरटी करके जाना है, ठीक। आगे चर्चा करेंगे 11वीं से 12वीं की 10+2 लेवल की। उसका सिलेबस भी सेम ही है, 30, 40 और 80 है, बार बार उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज है, फिर सामान्य अध्ययन है, फिर आपका विषय विशेष से है। इसमें भी इन्होंने यही बात लिखी है, विद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एनसीईआरटी, यहीं से आपका पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। अब इन्होंने नीचे देखिए क्या लिखा है, पॉइंट पहला लिखा है भाषा अर्थात अर्था भाग 1 क्वालिफाइंग होगा। सभी, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं सभी विद्यालय अध्यापक के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय अर्थात एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, ठीक है, मतलब रीचेकिंग आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब मेधा सूची कैसे बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी इसके बारे में इन्होंने लिखा है, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, ये मेन चीज़ है ना। तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करने के हिसाब से मेरिट बनेगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर, ध्यान दीजिए, भाग 2 और भाग 3 अर्थात भाग 1 के नंबर इसमें आपके नहीं जुड़ेंगे। जो लैंग्वेज वाला पार्ट है भाग 1 के नंबर वो नहीं जुड़ेंगे। जो भाग 2 होगा सामान्य अध्ययन और जो भाग 3 है आपका विषय से संबंधित, उन दोनों के नंबर को जोड़ करके ही आपकी मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो विषय मान लीजिए हिंदी को उदाहरण के रूप में लिया है हमने, तो हिंदी मान लीजिए, हिंदी के आपके 80 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी विषय है अगर आपका तो हिंदी के 80 प्रश्न आ रहे हैं, मान लीजिए विषय आपका हिंदी है, ठीक है। तो मूल रूप से आपको अपने विषय पे कमांड होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है, जो वैल्यू है, वो आपके सब्जेक्ट को दी गई है। अगर आपको अपना कंटेंट की नॉलेज है तो आप निकाल ले जाएंगे। मान लीजिए 80 में से आप 60 भी कर लेंगे, ठीक है, तो भी आप एक अच्छी रेस में शामिल हो जाएंगे, है ना। 60 और उससे ऊपर कर लिया तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ऊपर भी जा सकता है बड़े आसानी से, है ना। चलिए, तो ये तो मैंने मिनिमम बताया है, आज ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितने भी ला सकते हैं, ठीक है। तो भाग 2 और 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्थात भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। देखिए, मेरिट लिस्ट भी अगर आप ये तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए भाग 2 और 3 में मिला करके कितने हुए 40 और 80 120 नंबर हो गए। 120 में से मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों के आए हैं 90-90, ठीक है। 2 कैंडिडेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पहला कैंडिडेट ये है, दूसरा कैंडिडेट ये है, दोनों के 90-90 नंबर आए हैं। अब किसको ये पहले लेंगे? पहले उसको लेंगे जिसके मेन सब्जेक्ट में जो आपका 80 नंबर का हुआ है, 80 नंबर में से जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं उसको प्रायोरिटी देंगे। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, देखो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। देखो, समान होने की स्थिति में भाषा, देखिए रुकिए, मेधा सूची तैयार, लिखित परीक्षा
के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक, अगर इसमें भी समान है, अगर मान लीजिए 80 में से दोनों को ही 70-70 मिले हुए हैं, है ना, ये भी मैं कंडीशन दे रहा हूँ, अगर दोनों को ही 70-70 मिले हुए हैं पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में दोनों को ही 70-70 मिले हुए हैं, तब किसे देखा जाएगा, तब उसके बाद देखा जाएगा लैंग्वेज को, ठीक है। फिर लैंग्वेज में देखा जाएगा भाई 30 में से किसको ज़्यादा मिले हैं। अगर मान लीजिए 30 में से पहले पर्सन को मिल गए हैं 20 अंक और दूसरे वाले को मिल गए हैं 19 अंक, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये होगा आपका मेरिट सूची बनाने का क्राइटेरिया, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने समझा दिया है। तो लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी ही देनी है आपको भी, ठीक है। ऐसा नहीं क्वालिफाइंग ऐसी में करके आ गए, है ना। तो और बाकी जो सब्जेक्ट है वो मेन आपका रोल प्ले करने वाला है। अगर मान लीजिए सेम भी आपके टोटल स्कोर आते हैं तो आपके सब्जेक्ट को देखा जाएगा पहले, लैंग्वेज को बाद में, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी पड़ेंगी। अगर फिर भी सेम होते हैं तो उसके बाद भी उन्होंने लिखा है भाषा तथा भाग 1 में विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार का वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब पूरी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है मेरिट लिस्ट बनाने का। अगर लैंग्वेज में भी समान हो गया, मतलब तीनों में ही समान हो गए, उसके बाद जिसकी ज़्यादा उम्र होगी, ठीक है, उम्र जिसकी अधिक होगी उसको वरीयता देंगे। अगर उसमें भी दोनों की उम्र समान हो गई तो उसमें देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जिसका पहले नाम आ जाएगा उसको ये दे देंगे, समझे। जैसे मतलब मान लीजिए किसी का नाम कमल है, ठीक है, और किसी का नाम रेखा है, ठीक है, तो कमल वाले नाम को जॉब मिल जाएगी, समझ रहे हैं। तो वर्ण क्रम अनुसार ये सारे क्राइटेरिया है मेरिट लिस्ट बनाने का, जो कि कोई भी अथॉरिटी कोई भी एजेंसी रखती है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर ली है। और मेन बात इंटरव्यू को लेकर के होती है कई बार कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, है ना। इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा आपका, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, साफ साफ लिखा है इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपका एक ही एग्ज़ाम है। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, लगन से तैयारी कीजिए। और बात रही हिंदी की तैयारी आप उसमें छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं ज़रूर कराने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर 6 से 8 के लिए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो जो बेसिक्स हैं हिंदी विषय के, जो साहित्य है, वो सारी चीज़ें भी अभी हम देखनी पड़ेगी। जो चाहे कविता हो चाहे कहानी हो, ठीक है, उन सब उपन्यास हो, उन सब जो आधारभूत जानकारी है उन सब की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा, आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी सामान्य अध्ययन के लिए तो आप जुड़ ही सकते हैं, ठीक है जी। सामान्य अध्ययन के लिए तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जो 40 नंबर का आ रहा है, ठीक है। 40 नंबर में आपको मैंने पीछे चर्चा की, उसमें करंट अफेयर भी आएगा, जीके जीएस भी आएगा। तो मंथली करंट अफेयर आपको अवेलेबल होते हैं हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए करंट जीके एंड करंट अफेयर, ठीक है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर मंथली आपके करंट अफेयर हैं, जनवरी से लेकर के अब तक के करंट अफेयर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अक्टूबर मंथ का नहीं आया है, अक्टूबर का भी आ जाएगा कुछ ही दिनों में, है ना। डालने वाला हूँ मैं, अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तैयारी चल रही है उसकी भी, तो वो भी है। और बाकी जो स्टैटिक जीके है उसका भी पार्ट है, बाकी जो एसएसटी है जीके पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं। जनरल हिंदी है, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी हमने अच्छे से देखी, है ना। और कोड दिए गए हैं यहाँ कुछ, ठीक है, किसके लिए क्या कोड है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। वो तो आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये था आपका पूरा फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये काफ़ी नीचे बताया इन्होंने, है ना। निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 नवंबर 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विलम्ब शुल्क के साथ 17 नवंबर तक, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर दी हुई है इन्होंने। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर दी हुई है इन्होंने। ये मेरे हिसाब से भरने की संबंधित है निर्देश, ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है। शुल्क देख लेते हैं, फीस क्या है, क्या पेमेंट है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये अलग अलग प्रत्येक परीक्षा, ठीक है, के लिए देनी पड़ेगी, इन्होंने लिखा है। अगर आप माध्यमिक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षक के लिए भी कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक के लिए भी कर रहे हैं, अलग से 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए लिखा गया है 750 रुपये, ठीक है। सामान्य अभ्यर्थी अर्थात जो जनरल कैटेगरी से हैं 750 रुपये, 750 रुपये उनको पे करने होंगे। अनुसूचित जाति के हैं अगर आप जनजाति से हैं तो 200 रुपये। सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए
अगर आप आरक्षित हैं तो भी और अनारक्षित अर्थात आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो भी, तो आपको 200 रुपये आपको पे करने हैं, महिला हैं अगर आप, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये हैं, ठीक है जी। चलिए, और ये ऑनलाइन ही होगा, ठीक है जी। उन्होंने साफ लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। अगर आप आधार नंबर से वेरीफाई करते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको नहीं देने पड़ेंगे, इन्होंने ये साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने लिखा भी है, दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाना अपेक्षित है, साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लें, इन्होंने साफ साफ बोला है, अगर लिंक नहीं है तो लिंक करा लीजिए, है ना। आगे कह रहे हैं, परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाइल पर यदि OTP की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन असफल होने पर उनकी पात्रता जो है प्रभावित हो जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया तब भी हो सकता है कि आपको पोस्ट ना प्रोवाइड की जाए, है ना। तो ये ज़रूरी चीज़ उन्होंने बताई हुई है, ठीक है जी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी डेट्स हैं, आप देख सकते हैं, डेट्स मैंने बता दी हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए अगर आपको अप्लाई करना है इसके लिए, अगर आप एलिजिबल हैं, और तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ये था बिहार का एक नया नोटिफिकेशन, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो जानकारी, तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।